तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जितनी भी संबंधित जानकारी थी वो मैं दे चुका था, लेकिन इस वीडियो में मैं अतिरिक्त जानकारी उसी में ऐड करते हुए आपको देना चाहता हूं। जैसा कि सिलेबस की अभ्यर्थी को पूरी तरह से समझ नहीं होती है, सिलेबस कैसे पढ़ना है। और मोस्टली अभ्यर्थी मैं देखता हूं कि बिना सिलेबस को पढ़े हुए ही बस डायरेक्ट अपना जीएस पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। लेकिन कितना पढ़ना है, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट हैं, इनको कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इसमें केवल आपका सिलेबस क्या है उसकी समझ कोशिश करता हूं कि उसकी समझ आपके अंदर डेवलप हो, जिससे कि आप समझ सकें कि आपको 2.5-3 महीने के अंदर क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है। तो हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम में आपका सामान्य ज्ञान आ जाता है, जो कि लगभग 37 प्रश्न उसमें आते हैं। लेकिन 37 प्रश्न पूरे करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं केवल 10 से 15 प्रश्न आपको इस सेक्शन में हल करने हैं। 10 से 15 प्रश्न आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आज से पढ़ते हैं 2 से 3 महीने तो 15 से 18 क्वेश्चन मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आपके हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जैसे सामान्य लिखा है, विज्ञान लिखा है, तो सामान्य विज्ञान है तो जनरल साइंस ही पढ़ना है हमें, इससे अधिक नहीं पढ़ना। कक्षा 8 का जनरल साइंस है जो 7-8 तक का वही पढ़ना है, उससे अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे हम इतिहास की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्टों पर एमए होता है, ठीक है। तो अब 2-2 साल में एक कोर्स कंप्लीट हो पा रहा है इन सब्जेक्टों पर, तो 2.5 महीने में आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इतिहास हो गया आपका प्राचीन इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन इतिहास, आपका आधुनिक इतिहास। अब इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसके अगर डिवीज़न करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट को पढ़ने में 6-6 महीने लगते हैं। तो वैसे नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है इतिहास को जैसे कोई डायनेस्टी है तो उसके संस्थापक कौन थे, और डायनेस्टी वैसी होनी चाहिए जो चर्चित डायनेस्टी, मतलब उसने बहुत बड़ा उसका शासन हो, साम्राज्य का विस्तार उसका अधिकतर हो। ऐसा नहीं किसी निश्चित एरिया में ही उसने शासन किया हो, उस डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, ऐसा कभी पूछा जाएगा, ना के बराबर पूछा जाएगा। ऐसे कौन से स्मारक हैं, बड़े बड़े स्मारक, ताजमहल है, आपका लाल किला है, या कोई भी लोह स्तंभ है, अशोक के शिलालेख हैं, जो भी महत्वपूर्ण है उसको आप पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो इतिहास को आपको जनरल ओवरव्यू रखना है, ठीक है, आपको गहरा नहीं पढ़ना है। मतलब कि अगर आप इतिहास में अगर जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास में, तो आप सिंधु सभ्यता पढ़ लीजिए, वैदिक काल पढ़ लीजिए, आपका बौद्ध पढ़ लीजिए, जैन पढ़ लीजिए, और ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद 50-60 MCQ हर एक टॉपिक से लगा लीजिए। हड़प्पा सभ्यता अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो 50 MCQ लगा लीजिए। तो आप निश्चित रूप से मानिएगा उससे आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, पर वो गलत होने की संभावना आपकी शून्य हो जाएगी। वहीं आप भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में आपको जनरल पढ़ना है। भूगोल में जैसे आपके माउंटेन पढ़ना है, लेक पढ़ना है, रिवर पढ़ना है, आपको पासेस पढ़ने हैं, आपको ऐसे ही आपको सॉइल पढ़ना है, और कौन से खनिज कहाँ मिलते हैं उसकी अलोकेशंस, बिहार, छत्तीसगढ़, मतलब कौन टॉप पर है, मतलब मोटा पढ़ना है, उससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है आपको भूगोल में। ऐसे इतिहास में ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके। सामान्य विज्ञान मैंने कह दिया कक्षा 8 तक के आप जनरल साइंस पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। संविधान में आपको कंसेप्चुअल नहीं पढ़ना है। अगर कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए समय लगता है, तो वो समय आपके पास है नहीं, तो कंसेप्चुअल नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आपको संविधान में पता होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, और क्या कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो संसद द्वारा लगाया जाता है, ये किस आर्टिकल में है। तो मतलब कुल मिला के आपका आर्टिकल की समझ है। जैसे फंडामेंटल राइट के 12 से 35 फंडामेंटल राइट है, अगर फंडामेंटल राइट आपको याद हैं 12, 13, 14, 15, 18, मतलब कौन से फंडामेंटल राइट उसमें क्या क्या लगा है, तो डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि अनुच्छेद 16 में क्या है, 18 में क्या है, 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है। तो वहाँ से आपका संविधान आराम से हो जाता है। अनुसूची आपकी जो 11-12 अनुसूची हैं उनको निश्चित रूप से आप याद कर लीजिए। अनुसूचियों से हर बार प्रश्न आता है, अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है, अनुसूची 11 में क्या है, 12 में क्या है। तो उसी प्रकार अनुसूची याद कर लीजिए। संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल में बात करूँ तो 50 से 60 आर्टिकल हैं जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त आपको कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ना है। और 50-60 वो कौन से आर्टिकल हैं वो आप समझ लीजिए। आप तो फंडामेंटल राइट हो गया पहला, फंडामेंटल राइट। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आपके राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया,
ये आप पढ़ लीजिए। और राज्य में पढ़ते हैं तो राज्यपाल पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपका इमरजेंसी पढ़ लीजिए, आपका वित्त आयोग किस में है, ये मतलब आपका मोटा मोटा। अगर आप पॉलिटी खोलेंगे तो ये तो आपको जनरल है उसमें पॉलिटी में। वहीं हम आगे बात करते हैं संविधान होगी। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है आपको? अर्थव्यवस्था में भी बेटा कुछ नहीं पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में केवल आपको जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, आपका नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, मतलब इसकी छोटी छोटी समझ होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा व्यापक समझ नहीं होनी चाहिए, केवल छोटी समझ होनी चाहिए। अगर प्रश्न आ रहा है तो आप बस उसको हल किए जा रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था में उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में आपके एग्जाम के स्तर से आपका आ जाता है, जैसे रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गई, ये कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं, ये हो गई। इसके रीजन एलोकेशंस, मतलब कौन कौन सी जगह ये उगाई जाती हैं, इसमें कॉमर्शियल फसल कौन सी है, तो मतलब कुछ ऐसा। और आपका पंचवर्षीय योजना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एक प्रश्न आ ही जाता है पंचवर्षीय योजना से, अर्थव्यवस्था से। संविधान हो गया। उसके बाद हम जाते हैं तो देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं पुरस्कार। तो भारत सरकार जैसे पुरस्कार देती है, आपका भारत रत्न देती है, पद्मश्री देती है, पद्म विभूषण देती है, तो वैसे ही आपके जो पुरस्कार जितने भी हैं, आप खेल के सेक्टर में जैसे अर्जुन हो गया और द्रोणाचार्य हो गया, जो भी पुरस्कार हैं उन पुरस्कार को महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जो मिला हुआ है वो पुरस्कार आपको याद करने होंगे, वो भी महत्वपूर्ण। ये नहीं हर एक पुरस्कार याद करना है, आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पुरस्कार, जैसे भारत रत्न है वो याद करना होगा, भारत रत्न कब किसको मिला है ये आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आपका एक प्रश्न 100% आ ही जाता है। फिर वहीं हम बात करते हैं देश और राजधानी और मुद्राएं। ये तो निश्चित रूप से एक प्रश्न आना ही आना है, देश, राजधानी, मुद्राएं। अगर देश की राजधानी पूछ लेगा नहीं तो अगली बार मुद्रा पूछ लेगा, कभी मुद्रा पूछता है तो कभी राजधानी पूछता है। तो ये प्रश्न ये मान लो यहाँ से तो निश्चित रूप से आने। महत्वपूर्ण दिवस, बिल्कुल, योगा दिवस कब है आपका? अभी बाघ दिवस निकल चुका 29 जुलाई को। वैसे ही जो भी दिवस हैं, आपका एड्स डे कब है, आपका जल दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, मतलब जितने भी दिवस हैं, आपका मानव संसाधन दिवस कब है, आपका मतदान दिवस कब है, पंचायती राज दिवस कब है, जो भी दिवस हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे दिवस आपको याद होने चाहिए। यहाँ से भी एक प्रश्न 100% आ जाता है, यहाँ से भी एक प्रश्न 100% आ जाता है, एक प्रश्न यहाँ से भी 100% आ जाता है। पड़ोसी देश, ये भी एक प्रश्न का पड़ोसी देश है आपका, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, चीन हो गया। किस किस के साथ, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उन पड़ोसी राज्यों की अभी वर्तमान में कौन प्रेसिडेंट हैं, बस कौन मतलब प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट पद है तो प्रेसिडेंट कौन है वहाँ, इतना आपको समझ है। वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, अगर इतनी भी समझ है आपको तो आपका एक प्रश्न यहाँ से भी हो जाएगा। तो सामान्य ज्ञान वहाँ पहले ही लिख रखा है उन्होंने, सामान्य ज्ञान। कोई आपको स्पेसिफिक ज्ञान नहीं चाहिए, आपको सामान्य ही ज्ञान चाहिए, विशेष ज्ञान नहीं चाहिए। विशेष लिखा होता तो विशेष ज्ञान ही लिखते। विशेष ज्ञान जब आप सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली बहुत ही डीप जाके पढ़ोगे तो उसे विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान ऊपर ही ऊपर पढ़ना है आपको, डीप पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर 10 से 15 प्रश्न, मैं समझता हूँ 2.5 से 3 महीने में 10 से 15 प्रश्न करना, इससे आसान चुनौती कोई आपके लिए हो नहीं सकती है। लेकिन अगर आगे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, इसका भी वेटेज अच्छा है। जब 38 प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, वो 38 में से 35-34 प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि वो हिंदी को एकदम, हिंदी की पकड़ उनकी, हिंदी की वजह से ही उनका सिलेक्शन होता है, हिंदी और रीजनिंग की वजह से। रीजन 2 सब्जेक्ट पढ़ा, हिंदी पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, दोनों को अच्छा किया, उनका स्कोर हो गया 90+, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स से। उसके बाद वो देखते हैं इधर सामान्य ज्ञान में वो 10 से 15 ले आते हैं, उनका अच्छा खासा स्कोर हो जाता है और उनका सीधे सीधे सिलेक्शन भी हो जाता है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि हिंदी व्याकरण में हमें पढ़ना क्या है। अब सामान्य हिंदी में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब देखो यहाँ कह दिया मौलिक ज्ञान, स्टैंडर्ड, फंडामेंटल। आपको फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए। फंडामेंटल मीन्स मूल चीज़ें वो पता होनी चाहिए। विशेष ज्ञान इसमें भी नहीं चाहिए आपको। जैसे कि वर्णमाला, वर्णमाला में आपको जैसे कि कौन सा स्वर कहाँ से निकलता है, स्वर, व्यंजन, इसके मतलब किन आधारों पर इनका विभाजन किया गया है। जो स्वर हैं उनमें स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आपके व्यंजन हैं उनमें स्वरों की मदद ली जाती है, सहारा लिया जाता है, तब बोले जाते हैं। उसी प्रकार आपका देख सकते हैं वर्णमाला में कि वर्णमाला में जैसे सघोष है, घोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, आपका विजाति है, सजाति है, उनके मतलब टाइप। तो वर्णमाला में वर्णमाला क्लियर कर लीजिए, इससे 100% 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। इससे तो 2 से 3 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता वर्णमाला में पूछने से। वहीं आप तद्भव, तत्सम, कुछ नहीं, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का है। संस्कृत से चल के हमारी भाषा का विकास जो हुआ संस्कृत से ही हुआ। संस्कृत हमारी मातृ ये भाषा है, उसकी जननी है। इस सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, चाहे आपका हिंदी हो, उड़ीसा हो, मराठी हो, तो संस्कृत से ही कहीं ना कहीं उनका जन्म हुआ है। तो अब तद्भव हो गए आपके कौन, संस्कृत, तद्भव हो गए आपके हिंदी के शब्द, ये हो गए संस्कृत। इनसे भी एक प्रश्न आना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता।
पर्यायवाची 2 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। पर्यायवाची एक ही शब्द को हम किस किस नाम से जानते हैं, वो पर्यायवाची हो जाते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द जैसे कि विपरीत, विलोम, अनुलोम विलोम, मतलब कि आपका जैसे कि कोई शब्द है उसका जैसे आप कोई भी शब्द मान लीजिए जैसे सकारात्मक का विलोम नकारात्मक, उसी प्रकार जितने भी विलोम है इससे भी 2 से 3 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं। पर्यायवाची विलोम से मिला के करीब 4 से 5 प्रश्न आ ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, सुनने में तो सेम है लेकिन उनका अर्थ भिन्न है, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गए। लिंग हो गए, वचन हो गए, काल हो गए, कारक हो गए, संधि हो गया, विराम हो गया। इसमें संधि से 2 प्रश्न, कारक से 1 प्रश्न, काल से 1 प्रश्न, वचन से 2 प्रश्न, लिंग से 2 प्रश्न 100% आने, मुहावरे से 2 से 3 प्रश्न, मुहावरा लोकोक्ति, रस छंद अलंकार 1-1 प्रश्न, या तीनों से 2 प्रश्न या तीनों से 1 प्रश्न। रस छंद अलंकार हम एक ही क्लस्टर में डालते हैं इसको। तो हम सामान्य रूप से देखते हैं कि मोटा मोटा कोई सिलेबस कोई ज़्यादा वैसा भी विशेष सिलेबस ऐसा नहीं है जैसे कि बच्चे को 6 से 8 महीने तैयारी करने की आवश्यकता है। जो बच्चा थोड़ा भी ठीक ठाक है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को आराम से कर लेगा। सामान्य ज्ञान पे अगर कम भी फोकस रखता है तो चल जाएगा, लेकिन मैं आगे जो बताने वाला हूँ उस पर तो आपको निश्चित रूप से 100% फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वो रीजनिंग और मैथ है, वही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। हिंदी तो केवल आपको मदद करती है, क्योंकि हिंदी में सभी बच्चे स्कोर करके आते हैं और आप भी उसमें स्कोर करके आते हो तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। आप प्रभाव पड़ता है तो रीजनिंग में और मैथ में पड़ता है, उसमें आप आउट ऑफ आउट करते हैं, 2-4 प्रश्न मान के चलो गलत हो जाते हैं और इतना ही स्कोप होता है गलत होने का। तो मैं आगे बात करता हूँ आपके अगले सेक्शन की। जैसा कि इस सेक्शन में हम देख सकते हैं हमारे पास रीजनिंग है और मैथ है। रीजनिंग का वेटेज हम बताएं तो 55 क्वेश्चन एक्सटेंड कर जाता है। वैसे तो 38 इसका है और 38 इसका है, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं इस वजह से ये 55 करीब चला जाता है। तो 55 चला जाता है क्योंकि मैथ है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्योर मैथ है, उसके बाद एक और मैथ का जो सेक्शन है वो रीजनिंग में ही मर्ज हो जाता है। तो हमें देखना होगा कि रीजनिंग पे हम किन टॉपिकों पे ज़्यादा मेहनत कर लें जिससे कि हमारा बेहतर स्कोर हो सके। तो हमें लेटर नंबर सीरीज़, बिल्कुल जैसे A, B, मतलब कोई ऐसे लेटर में ही सीरीज़ बना देंगे जिसको अगला जो डिजिट है या फिर अल्फ़ाबेट है वो आपको डिकोड करना होगा कि ये हो सकता है। डायरेक्शन टेस्ट, जी हाँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट, इधर गया उधर गया, लेफ़्ट मुड़ा राइट मुड़ा, आगे चल के 3 बार लेफ़्ट मुड़ा, पीछे चल के 10 बार राइट मुड़ा, जो भी है डायरेक्शन टेस्ट आपको देख लेना है। ब्लड रिलेशन देख लेना है आपको, वेन डायग्राम देख लेना है, कोडिंग डिकोडिंग देख लेना है, एनालॉगी देख लेना है। अगर मैं देखूँ तो 2 प्रश्न इसके, 2 प्रश्न इसके, 2 इसके, लमसम 3 से 4 इसके वेन डायग्राम के, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4, एनालॉगी के 2, अरेंजिंग इन ऑर्डर के 2, स्टेटमेंट इसके 3 हो सकते हैं, नंबर सीरीज़ के 3 से 4 हो सकते हैं। बाकी का कुछ आपका सिचुएशन हैंडल करने के लिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो रीजनिंग का ही पार्ट होते हैं, वो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। वो आपको एट द टाइम जब एग्जाम में हॉल में होंगे तभी आप वो सोच सकते हैं। जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे। तो ये आपके जो 9 टॉपिक्स हैं, इसके अतिरिक्त भी टॉपिक्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मेजर आपको फोकस करना है वो टॉपिक पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। रीजन के बाद अगर हम मैथ की बात कर लेते हैं, अगला सेक्शन मैथ है। मैथ में वैसे तो 38 हैं, लेकिन जो प्योर मैथ आता है वो 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस कर लेना। मैथ में आपका नंबर सिस्टम आ जाता है। नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एंड पार्टनरशिप। इसमें क्या है, नॉर्मल प्रश्न आएंगे आपके। ये जितने भी टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक को जैसे शुरू करते हैं 1 घंटा का, जैसे कि नंबर सिस्टम आपका शायद है 2 लेक्चर में ख़त्म, सिंप्लीफिकेशन 1 लेक्चर में, डेसिमल फ्रैक्शन भी 1 लेक्चर में, एलसीएम एचसीएफ 1 लेक्चर, रेशियो प्रोपोर्शन 2 लेक्चर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लेक्चर, डिस्काउंट ऐसे ये 2 लेक्चर, एवरेज एंड पार्टनरशिप 1.5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ये कुल मिला के 10 से 12 लेक्चर में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनका वेटेज है वो ज़्यादा है, तो आप जीएस पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए जीएस पे उतना फोकस करें जितना कि 10 से 12 प्रश्न आपके हल हो जाएं, 15 से 18 भी हो जाएं तो अच्छी बात है। बाकी का रीजनिंग, हिंदी और मैथ के एग्रीगेट मार्क्स आपके 19+ हो जाएंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था मेरा ओवरव्यू, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए मेरे को कि मेरा जो एनालिसिस था सिलेबस को लेकर वो कैसा था। थैंक यू।